हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई वॉरियर। आज हमारा टॉपिक है संधि। आज जो हम करने वाले हैं वो है संधि, जिसे लगभग यूं कहें कि सभी के सभी स्टूडेंट क्या है ये कहते हैं कि संधि बहुत ज़्यादा ही टफ है। लेकिन मैं आपको संधि इस वे में करवाऊंगी कि आपको संधि के प्रति जो आपका डर है, या ये कह सकते हैं कि संधि बहुत बड़ी होती है कैसे करें, तो वो चीज़ आपकी बिल्कुल ही आपके दिमाग से हट जाएगी और आप चुटकियों में संधि से जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उन्हें हल कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक था वो था संधि। संधि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले संधि मैं आपको बता दूं, दो तरह से लिखी जाती है। संधि को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और संधि को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों जो हैं सही हैं। और अगर हम संधि के विच्छेद की बात करें, संधि संधि को तोड़ें तो क्या बनता है, किसके संयोग से बनी है संधि? सम प्लस धी। सम प्लस धी क्या बना? संधि। फिर इससे क्वेश्चन बनता है कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मैं आपको बता दूं, इसे हम मेल भी कह सकते हैं, समझौता भी कह सकते हैं, समझौता, या जोड़ कह सकते हैं, जोड़, या मित्रता भी कह सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? उसके बाद बात आती है कि संधि शब्द, जैसे संधि का तो हुआ मेल या जोड़ या समझौता या मित्रता। अब अगर इसके विलोम की बात करें तो क्या होगा? संधि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? इसका अगर विलोम शब्द की बात करें, विलोम शब्द क्या होगा? वो होगा विग्रह या विच्छेद। दो बनते हैं, इससे आपको पता लग जाएगा कि एक शब्द के दो विलोम भी हो सकते हैं। सॉरी, विग्रह या विच्छेद। अब बात आती है कि अगर, ये चीज ध्यान में रखना, अगर आपको एग्जाम में ऑप्शन में दोनों ही दे रखे हों, विग्रह भी दिया हो और विच्छेद भी दिया हो, तो आपको पहले सही किसको मानना है? तो मानना है इसे। सही कौन सा होगा? विग्रह होगा। अगर दोनों में से एक हो तो कोई भी हो सकता है दोनों में से, लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन में हो तो विग्रह ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं संधि के बारे में। संधि, ये चीज ध्यान रखिएगा कि संधि जब होगी ना तो इनके योग से बदलाव होगा ना, तो उसे ही हम संधि कहेंगे। ऐसे नहीं है कि कोई भी हमें शब्द दे दिया जाए और हम उसमें संधि करें तो बनने वाला शब्द या हम उसे संधि कह देंगे, नहीं कहेंगे। जैसे मैं यहाँ लिख दूं, जैसे मैंने लिखा दूध वाला, दूध वाला। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो क्या बनता है? दूध प्लस वाला। अब हम इसे संधि नहीं कह सकते, अब हम इसे संधि नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो इनके संयोग से कुछ नया होगा तभी ही यहाँ क्या होगी? संधि होगी। संयोग से अगर कुछ बनेगा तभी यहाँ संधि होगी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हिंदी में संधि की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको शब्द संरचना की इकाइयां बताई थी, कि इकाइयां कौन कौन सी बताई थी? संधि,
समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये 4। अब ये बनता है कि हिंदी में संधि की आवश्यकता जो है वो शब्द संरचना के लिए ही पड़ी थी। किसके लिए पड़ी थी? शब्द संरचना के लिए। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की कि संधि क्या होता है। संधि क्या होता है? जैसे मैंने लिखा डेफिनेशन, दो वर्णों के योग से होने वाले बदलाव को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के योग से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली है, संधि कहाँ होती है? जैसे प्रथम वर्ग, कोई भी हमने शब्द लिख दिया, ठीक है, ये तो है प्रथम वर्ग और ये है द्वितीय वर्ग, ये है संधि, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? ये हो रहा है योग। अब ये प्रथम वर्ग है, प्रथम वर्ग, और ये कौन सा है? द्वितीय वर्ग। प्रथम वर्ग का अंतिम और द्वितीय वर्ग का पहला, प्रथम वर्ग का अंतिम वर्ण और द्वितीय वर्ग का पहला वर्ण जब दोनों मिलते हैं, दोनों का योग होता है और उनके स्थान पर, अपने ही स्थान पर ये बदलाव कर रहे हैं, इसी स्थान पर जब बदलाव होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्रधान संधि। कौन सी होगी? प्रधान संधि। यदि, ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रही हूं, दोबारा सुनिएगा, और यदि ये बदलाव, ये जो बदलाव है ये किसी और स्थान पर होता है, जैसे यहां हो जाए, यहां हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे गौण संधि। कौन सी संधि? गौण संधि। एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बताया था कि संधि को दो तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद हमने इसके शाब्दिक अर्थ पर बात की थी कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वो होता है मेल, मित्रता या समझौता, ठीक है। उसके बाद इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? शब्द संरचना के लिए। और इसके अगर विलोम की बात करें, संधि के विलोम की बात करें, तो मैंने दो बताए थे, एक तो विग्रह और एक विच्छेद। लेकिन अगर दोनों पूछे जाएं तो कौन सा सही होगा? विग्रह सही होगा। फिर हम बात कर रहे थे कि यदि इनमें, जब दोनों में संधि हो रही है, योग की जगह पर कोई बदलाव होगा तो उसे कहेंगे प्रधान संधि। लेकिन वो बदलाव अगर कहीं और हो रहा है तो उसे कहेंगे गौण संधि। अगर बदलाव नहीं हो रहा तो वो संधि नहीं होगी, वो संधि नहीं होगी। अब बात करते हैं संधि के प्रकार की। संधि के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और एक होती है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझिए और आपका कॉन्सेप्ट इस तरह क्लियर हो जाएगा कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से उसे हल कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो, अब हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी करेंगे? वो करेंगे स्वर संधि की। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं।
और अगर स्वर संधि की बात करें तो किसे कहते हैं? जब स्वर और स्वर का मेल होता है तो उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि। दो स्वरों के मेल को क्या कहेंगे? स्वर संधि। ठीक है। उसके बाद एक चीज मैं आपको इसमें बता दूं कि ये जो हम वर्णों का स्वर संधि की हमने बात की, इसमें जो स्वर होते हैं, इसमें जो स्वर होते हैं कौन कौन से होते हैं? ये 11 स्वर मैं लिख रही हूं यहाँ पे। ए, आ, ई, उ, औ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये होते हैं 11 स्वर। और मैं आपको बता दूं कि जो प्रत्येक स्वर होता है, कोई भी स्वर है, वो अपने साथ साथ शेष जितने भी स्वर हैं सभी के साथ भी योग करेगा, सभी के साथ भी योग करेगा। और इस तरह जब योग करेगा सभी के साथ तो इसमें कुल जोड़े कितने बनेंगे? कुल जोड़े कितने बनेंगे? वो बनेंगे 121 जोड़े। कितने? 121 जोड़े। स्वर कौन कितने थे? 11। और जोड़े कितने बनने हैं? 121। अब बात करते हैं आगे। अब हम करेंगे कि किस तरह ये जोड़े बने और कैसे ये संधियां बनी। अब इनमें ये जो वर्गों का ये योग है ये कितने प्रकार से होता है? ये होता है 6 प्रकार से। कितने प्रकार से होता है? 6 प्रकार से। जैसे स्वर का स्वर से योग होगा, ठीक है, तो वहां पर कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। स्वर संधि। फिर स्वर का किससे योग होगा? स्वर का योग होगा व्यंजन से, ठीक है। और फिर स्वर का व्यंजन से, फिर व्यंजन का स्वर से, व्यंजन का स्वर से, फिर व्यंजन का व्यंजन से। उसके बाद व्यंजन का व्यंजन से हो गया। उसके बाद बात करते हैं विसर्ग की। विसर्ग का योग हुआ स्वर से और फिर विसर्ग का योग हुआ व्यंजन से। कितने जोड़े बन गए? ये 6 जोड़े बन गए। अब ये जो पहला था, स्वर के साथ स्वर का योग हुआ तो स्वर संधि बनी, और स्वर के साथ जब व्यंजन का योग होगा तो यहाँ कौन सी बनेगी? ये बनेगी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। और जब विसर्ग के साथ स्वर और विसर्ग के साथ व्यंजन का योग होगा तो यहाँ कौन सी बनेगी? विसर्ग संधि। कौन सी बनेगी? विसर्ग संधि। अब हम चलते हैं वापस स्वर संधि पे। स्वर संधि पे। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। कौन कौन से होते हैं इसके भेद? एक तो होती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। उसके बाद गुण संधि। गुण संधि। फिर आएगी यण संधि। गुण संधि। फिर वृद्धि संधि, सॉरी, वृद्धि संधि। फिर आएगी यण संधि और उसके बाद है अयादि संधि। ये हो गए स्वर संधि के प्रकार। कितने प्रकार हुए? 5 प्रकार। कौन कौन से?
दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। अब बात करते हैं जो स्वर थे। मैंने आपको स्वर कितने बताए थे? 11 स्वर। 11 स्वर बताए थे। ए, आ, ई, दीर्घी, लघु ऊ, दीर्घ ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब ध्यान दीजिएगा पूरी तरह। मैंने आपको दीर्घ संधि का बताया था कि जब स्वरों के मेल से, दीर्घ संधि कौन सी? जब ए और आ का हम योग करते हैं तो इनके योग से क्या बनेगा? आ बनेगा। क्या बनेगा? आ बनेगा। और ई का योग होगा तो क्या बनेगा? दीर्घ ई। और अगर उ और उ बनेगा, दीर्घ उ का योग होगा तो क्या बनेगा? दीर्घ उ बनेगा। तो ये कौन सी संधि होगी? ये होगी दीर्घ संधि। कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि। कि ए आ का, ए या आ, ठीक है, इनका योग ए या आ से होने पर क्या बनता है? आ बनता है। इसके बाद ई का, चाहे छोटी ई का बड़ी ई से या बड़ी ई का छोटी ई से योग होगा तो क्या बनेगा? दीर्घ ई। क्या बनेगा? दीर्घ ई बनेगी। उसके बाद उ, उ, या, उ, उ, ये आपस में योग करेंगे तो क्या बनेगा? दीर्घ उ बनेगा। क्या बनेगा? दीर्घ उ बनेगा। तो ये कौन सी संधि हुई? ये हुई दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। यहां तक समझ आ गया? अब उसके बाद ए का से जब समान स्वर से जब अपनी ही जाति के स्वर के साथ मेल करेंगे तो वहां पर कौन सी होगी? दीर्घ संधि होगी। जैसे ए का आ से, या ए का आ से या आ का ए से योग होने पर आ बना, और ई का बड़ी ई से या बड़ी ई का छोटी ई से योग करने पर बड़ी ई बनी, और उ का बड़े ऊ से या छोटे ऊ का बड़े ऊ से योग करने पर बड़ा ऊ बना। तो वहां पर कौन सी संधि हुई? वहां पर दीर्घ संधि हुई। अब ये हमने 6 तो यूज कर लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम जब असमान स्वर से, असमान स्वर से योग करते हैं तो क्या बनता है? जैसे ए या आ, ये दोनों जब छोटी ई या बड़ी ई से योग करें, बड़ी ई से योग करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? ए बनेगा। क्या बनेगा? ए बनेगा। उसके बाद ए या आ, चाहे मतलब कि ये ऊ से योग करें, मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे तो ए के साथ छोटा ऊ जुड़े, चाहे आ के साथ छोटा ऊ जुड़े, चाहे ए के साथ बड़ा ऊ जुड़े, या आ के साथ बड़ा ऊ जुड़े। क्या बनेगा इनके योग से? इनके योग से बनेगा ओ। क्या बनेगा? ओ। अब तीसरा कौन सा था? ए के साथ, ए या आ के साथ जब री का योग होता है, री का मतलब कि चाहे ए के साथ री जोड़े, चाहे आ के साथ री जोड़े, तो इनके संयोग से यहाँ पर क्या बनेगा? अर बनेगा। क्या बनेगा? अर बनेगा। तो ये संधि कौन सी हुई? ये संधि होगी गुण संधि। कौन सी संधि होगी ये? गुण संधि।
यहाँ तक समझ आ गया आपको कि जब ए आ अपने समान स्वर से योग करते हैं और बनने वाला दीर्घ स्वर बन जाता है तो वहां कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। और उसके बाद हमने किया जब ए आ का योग असमान स्वर से होता है, ई से या उ से या री से होता है, तो जो इनके योग से जो बनता है जैसे ए ओ और अर, तो इसे हम क्या कहेंगे? गुण संधि कहेंगे। अब उसके बाद बात आती है, हमने 6 तो यूज कर लिए, उसके बाद बचे कौन कौन से? ए ऐ ओ और औ। अब देखिए ये तो थी यहां तक गुण संधि। अब बात आती है वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि की रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप देखिए कि मैं कैसे आपको बता रही हूँ, सिर्फ इस चीज को आपको फॉलो करना है। जैसे ए का, ए या आ का हम योग करें ए या ऐ से, जब इनका योग इससे होगा तो क्या बनेगा? ऐ। क्या बनेगा? ऐ। और अगर ए या आ का हम ओ या औ से योग करें तो क्या बनेगा? औ। क्या बनेगा? औ। तो इसे हम क्या कहेंगे? वृद्धि संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? वृद्धि संधि कहेंगे। अब नेक्स्ट बात आती है जब यण संधि की। गुण संधि कर ली, दीर्घ संधि कर ली, वृद्धि संधि कर ली, अब बात आती है यण संधि की। यण संधि में क्या होता है? देखिए यण संधि में ए या आ के साथ, ए या आ के साथ अन्य कोई भी असमान स्वर हो, अन्य असमान स्वर कितने बचे? 2। ये निगाह कितने बचे? 9। असमान स्वर कितने बचे? 9। इनका योग होता है, इनका योग होने पर, सॉरी यहाँ पर ए आनी, यहाँ पर ई आएगा। ए आ वाला तो हमने कर लिया। ई के साथ अन्य कोई भी असमान स्वर आए, कौन से असमान स्वर? जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे ए आ उ री ए ऐ ओ औ। ये इनमें से कोई भी स्वर हो, चाहे ई या ई के साथ इनमें से कोई भी स्वर हो, तो यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा? यहाँ पर तो इसका यह बन जाएगा, यह बन जाएगा। और यहाँ पर जो भी स्वर होगा उसकी क्या है? इस पर मात्रा लगा दी जाएगी। क्या लगा दी जाएगी? मात्रा लगा दी जाएगी। जैसे मान लो ई या ई के साथ, छोटी या बड़ी ई के साथ मैं योग कर रही हूं ए का, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया? यह बन जाएगा। क्या बनेगा? यह बनेगा। और यह के साथ किसका योग हो रहा है? ए का। अब ये देखिए ये स्वर रहित है, अब इसके अंदर हम इसका योग करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये पूरा यह बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूरा यह बन जाएगा। ठीक उसी तरह ही दूसरा इसमें है। अब हम लेंगे ऊ के साथ, ऊ के साथ कोई भी असमान स्वर, अन्य असमान स्वर जुड़ेगा, जो मैंने 9 बताए थे। कितने बताए थे? 9 बताए थे। तो ऊ के स्थान पे क्या बन जाएगा? वह बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वह बन जाएगा। और जो स्वर होगा अन्य असमान स्वर, उसकी इस पे क्या लगा दी जाएगी? मात्रा लगा दी जाएगी। क्या लगा दी जाएगी? मात्रा लगा दी जाएगी। उसके बाद हम तीसरे पे चलते हैं, वो कौन सा है? री। री के साथ, री के साथ कोई भी अन्य असमान स्वर, अन्य असमान स्वर का जब योग होगा
तो री के स्थान पर क्या बनेगा, आधा रे बनेगा। और यहाँ पर जो भी स्वर होगा उसकी इस पे क्या लगा दी जाएगी, मात्रा लगा दी जाएगी। क्या लगा दी जाएगी, मात्रा लगा दी जाएगी। समझ आ गया। हमने दीर्घ संधि में किया था जिसमें समान स्वरों का योग होता है। उसके बाद हमने की थी गुण संधि। गुण संधि में क्या किया था, जब ए आ के साथ ई या उ या री का योग करते हैं, री का योग करते हैं, तो जो योग से शब्द बनता है, वर्ण बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम गुण संधि कहते हैं। उसके बाद वृद्धि संधि में हमने किया था ए आ के साथ ए ऐ और ए आ के साथ ओ औ का योग करने पर बड़ी ऐ और औ बनता है, तो वहां पर कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। अब बात आती है हमारी अयादी संधि पे। कौन सी संधि, अयादी संधि। हमने सारे स्वर ले लिए, सारे जोड़े आ गए। अब जोड़े कौन से बचे, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ अयादी संधि, सॉरी संधि। अब इसमें कौन कौन से बचे, ए ऐ और ओ औ। अब ए के साथ कोई भी असमान स्वर, अन्य असमान स्वर, ठीक है, ए के साथ 11 में से जो भी हैं, चाहे ए ही क्यों ना हो, इसके साथ ए हो या ऐ हो, कोई भी 11 में से अन्य असमान स्वर, इसमें 11 के 11 आएंगे। कितने आएंगे, 11 के 11, चाहे ये सेम ही क्यों ना एक दूसरे से योग करें। तो ए के स्थान पर क्या बनेगा, अय। क्या बनेगा, अय। और ये जो अन्य स्वर होगा इसकी इस पे क्या लगा दी जाएगी, मात्रा लगा दी जाएगी। अब उसके बाद था ऐ, बड़ी ए, तो इसके साथ भी अन्य असमान स्वर, असमान स्वर 11 में से कोई भी, 11 में से कोई भी, तो इसके स्थान पे क्या बन जाएगा, जैसे उसमें अय बना था तो ये बड़ी है, इसमें क्या बन जाएगा, आय। क्या बन जाएगा, आय। और इसकी इस पे जो असमान स्वर है इसकी इस पे मात्रा लगा दी जाएगी। क्या लगा दी जाएगी, मात्रा लगा दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ये चीज मैं आपको बता रही हूँ कि किन स्वरों के मेल से क्या बनता है और कौन सी संधि होती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ओ। ओ के साथ कोई भी स्वर, कोई भी स्वर, तो ओ, जो ये ओ है, ओ का क्या बन जाएगा, अव। क्या बन जाएगा, अव। और ये जो कोई भी स्वर है इसकी इस पे क्या लगा देंगे, मात्रा लगा देंगे। क्या लगा देंगे, मात्रा लगा देंगे। फिर इसमें जो बचा था औ, औ, औ के साथ कोई भी स्वर, तो इसका क्या बन जाएगा, आव। क्या बनेगा, आव। और जो यहाँ पर होगा स्वर उसकी इस पे क्या लगा दी जाएगी, मात्रा लगा दी जाएगी। ये हो गई इनकी, मैंने आपको कि किन किन स्वरों को जोड़ने से क्या क्या बनता है और कौन सी संधि होती है वो हमने इस पे डिस्कस किया है, जिससे आपको आगे हम जब चलेंगे इनको पूरी तरह से डिटेल से करेंगे एक एक पॉइंट को, तब मैं आपको इससे हेल्प मिलेगी। सॉरी यहाँ पे अयादी मेरे से गलत लिखा गया, अयादी, क्या, अयादी संधि। तो उसमें हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगी। ये तो मैंने आपसे शुरुआत में संधि क्या होती है, किन स्वरों से क्या बनता है, किन स्वरों से क्या बनता है, उस पर हमने डिस्कस किया है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इन्हें जो भी हमने आज किए हैं, जैसे स्वर संधि के 5 भेद जो किए हैं, उन्हें हम पूरी डिटेल के साथ करेंगे।
सो थैंक यू।